गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज सीरीज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 है। देखते देखते पूरा जून मंथ हमने कवर कर लिया और 14 शानदार लेक्चर्स में हमने करंट अफेयर्स के एक एक पहलू को ठीक से समझा है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए, डेली की तैयारी के लिए ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको सब कुछ यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, राइट। इनफैक्ट अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट लगा भी लिए हैं तब भी आप ज्ञानबाजी चैनल फॉलो करिए, आपकी शानदार रिवीजन भी होगी और साथ ही साथ डेप्थ एनालिसिस में कवरेज मिलेगा। स्पेशली ऐसे बच्चे जो पीओ टारगेट करना चाहते हैं, उन सबको आज मैं ठीक से समझा दूं कि अगर आप पीओ टारगेट कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस आपको केवल मेंस की एग्जाम में नहीं बल्कि आपको ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, जीडी में और इंटरव्यू में रुलाने वाला है। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई ट्रबल हो तो अच्छी कंप्रिहेंसिव तैयारी करिए। जीके को केवल मेंस में आने वाला एक सेक्शन का पार्ट मत मानिए, जीके हर जगह आता है। इसीलिए डिटेल में पढ़ाई करते चलिए, आपके पास समय भी है और बहुत अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। ऑलराइट, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है यूट्यूब पे। अगर आपने शुरू के 13 लेक्चर्स मिस किए हैं तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाइए, कैपिटल लेटर्स में GYANBAAZI यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको तुरंत ज्ञानबाजी सामने मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और उसके बाद सारे लेक्चर्स एक एक करके देखिए, नोट्स बनाइए। मैंने ऑलरेडी सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रखी है। अगर आपको कोई पीडीएफ ढूंढने में तकलीफ हो रही है, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही जल्द ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे के साथ सामने आ रहा है, जैसा मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका हूं। कुछ दिनों की बात है, आपको ज्ञानबाजी एक शानदार इंटरफेस में नए लुक के साथ, नए तस्वीर के साथ ज्ञानबाजी 2.0 मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। एक अच्छे अनुभव के साथ आपका ज्ञानबाजी इंतजार कर रहा है। और हाँ भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, प्लीज यार। कमेंट्स थ्रेड में जरा कमेंट्स करो, अच्छे फीडबैक दो, अच्छे डाउट्स पूछो और जरा पार्टिसिपेट करो, कम्युनिकेट करो हमारे साथ। वैसे आज बारिश का मौसम है और बाहर बहुत प्यारी बारिश चालू है जिसमें मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस प्यारे बारिश के मौसम में वो एक बहुत प्यारा गाना याद आ रहा है दोस्तों आज। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। आपने गाना सुना या नहीं सुना है? किशोर कुमार का एक बहुत प्यारा गाना है मंजिल मूवी का, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी है। अगर आप सच में सावन के ऊपर और बारिश के ऊपर अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, आज मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप ये गाना जरूर सुनिएगा, मजा आएगा आपको। और जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये गाना। ऑल राइट, बहरहाल सबको लग रहा होगा निखिल सर आज बहुत ही अलग मिजाज में लग रहे हैं। डोंट वरी भाई, सारी चीजें नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं, काम शुरू करते हैं अपना। ऑल राइट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। Recently, PM Narendra Modi launched Atmanirbhar Rozgar Yojana for migrant workers in which state? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रोजगार योजना कौन से स्टेट में लाई गई है? सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, आई मीन ए, उत्तर प्रदेश। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ओके, आत्मनिर्भर प्लान का एक पार्ट है ये, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिर्भर से रिलेटेड आपको 2 इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन है, जीडी में और किसी आरसी पैसेज को सॉल्व करने में खूब काम आएगा आपको। आपको पता है आत्मनिर्भर प्लान के अंतर्गत भारत अब पीपीई किट खुद बनाने लगा है और पीपीई किट के मामले में दुनिया में सेकेंड रैंक पर आ चुका है भारत। पीपीई किट का प्रोडक्शन, यानी पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पे आ चुका है भारत। और पीपीई किट को लेकर ये पूरी इंडस्ट्री आज भारत में 7,000 करोड़ की हो चुकी है, राइट। हाँ, आईआईटी के कुछ एलमनाइस हैं, उन्होंने भी आत्मनिर्भर प्लान के लिए फंडिंग दी है और ये फंडिंग है कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपए की। ये 2 बातें आप याद रखना। आने वाले दिन में आत्मनिर्भर प्लान काफी ज्यादा फेमस होने वाला है, सरकार इसको लेकर खूब ज्यादा सतर्क हो चुकी है। और आपने कल का अपडेट तो देखा ही होगा,
लगभग 59 चाइनीज एप्स को फाइनली बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। बड़ा अच्छा लगा भैया सुन के, लेकिन एक बात का अफसोस हो गया यार, इन लोगों ने कैम स्कैनर बंद कर दिया यार। कैम स्कैनर बंद नहीं करना चाहिए था, बड़ी काम की ऐप थी। बहरहाल देखते हैं, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट उसका जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। Which organization launched behavior change campaign navigating the new normal? बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरा मुझे याद दिलाना, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था दोस्तों? इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, राइट, योजना आयोग, राइट, इसी का एडवांस वर्जन है नीति आयोग। ऑल राइट, हाँ, तो ये नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये क्या चीज है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि अब नीति आयोग पब्लिक को कोविड 19 से रिलेटेड हर तरह के एस्पेक्ट में अवेयरनेस देना चाहता है। ऑलरेडी सरकारों ने बोल दिया है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा, तो कोरोना के साथ जीने के लिए जिंदगी का एक नया नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा ना। वो नया नॉर्मल है कोविड 19 का अवेयरनेस, ये इसका बेसिक मतलब है। समझ में आया आपको? हाँ, नीति आयोग के चेयरमैन कौन? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन? अमिताभ कांत। कल के लेक्चर में सब कवर कर चुका हूं, जरूर देखिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Which city topped in the Global Startup Ecosystem Report 2020 by Startup Genome? कौन सी सिटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 जो आई है उसमें टॉप किया है? सही जवाब है यहाँ पर कैलिफोर्निया। बेसिकली कैलिफोर्निया में एक सिलिकॉन वैली है, और उस सिलिकॉन वैली में दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप डेवलप होते हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो सही जवाब है सिलिकॉन वैली। ऑल राइट, कैलिफोर्निया। यहाँ जितने नए बच्चे हैं जिन्हें स्टार्टअप का मतलब ठीक से नहीं पता, उन सबको मैं एक लाइन में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, अगर आप टेक्नोलॉजी में या किसी भी प्रकार के बिजनेस में एक अच्छा आइडिया रखते हैं, तो आप ये आइडिया लेकर किसी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, और वो इन्वेस्टर आपके उस आइडिया में पैसा लगाएगा और कोई शानदार फैक्ट्री या कोई शानदार कंपनी के साथ प्रोडक्शन शुरू करेगा, जिसमें आपके उस आइडिया को एक तस्वीर मिलेगी, एक अच्छा शेप मिलेगा। बहुत से लोग ये करते भी हैं, राइट। और बेंगलोर में, भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप चलते हैं, बेंगलोर में, मुंबई में, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये सिलिकॉन वैली में। फेसबुक भी सिलिकॉन वैली में ही है, एप्पल भी सिलिकॉन वैली में ही है, गूगल भी सिलिकॉन वैली में ही है। बहुत ही बड़ी जगह है ये। ऑलराइट, हाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, द आंसर इज सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. Which bank announced the launch of UAPay, a digital wallet in partnership with Udma Technologies to enable contactless payments? इनमें से कौन सी बैंक ने अभी अभी UAPay नाम की एक ऐप लॉन्च की है, एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसमें कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं? सही जवाब है यस बैंक। लेट अस चेक। यस, द राइट आंसर इज यस बैंक। इस क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट्स को मैं दो जानकारियां देना चाहूंगा। चलिए जरा मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। सीईओ और हेडक्वार्टर देख लेते हैं इन चारों बैंक्स के। आईडीबीआई, आईडीबीआई का सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। आईडीबीआई का राकेश शर्मा। और आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। उसके बाद यस बैंक, यस बैंक के सीईओ का नाम क्या है? प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार। और हेडक्वार्टर मुंबई। एसबीआई, एसबीआई का तो सबको पता है, रजनीश कुमार, राइट। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और एचडीएफसी, बहुत ही फेमस इंसान, आदित्य पुरी, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। ऑल राइट,
तो सबके हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ, हेडक्वार्टर, सीएमडी ये सब एग्जाम में आने वाला है ही। जब भी मौका मिले रिवीजन करते चले, आपकी तैयारी शानदार होगी। आगे बढ़े दोस्तों। Who will head the committee that has been set up by our IRDAI to suggest insurance products covering the various risks involved in the use of drones? ड्रोन्स के इस्तेमाल में होने वाले अलग अलग रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है IRDAI द्वारा। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अंजन देव। ओके, द राइट आंसर इज अंजन देव। IRDAI से संबंधित दो बातें यहां पर कंफर्म कर लें, IRDAI का हेडक्वार्टर और IRDAI के चेयरमैन। चलिए बताइए मुझे, हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया, राइट। बहुत से लोगों को IRDAI का हेडक्वार्टर मुंबई लगता है। इट्स नॉट मुंबई, इट इज इन हैदराबाद। ऑल राइट, याद रहेगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडियन ऑयल प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC इन विच स्टेट? दोस्तों ये जो नया एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, ये बनाया गया है पारादीप पोर्ट पे। पारादीप पोर्ट जो है वहां बनाया गया है। तो आप ही बताओ पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? सही जवाब है ओडिशा। इट इज इन ओडिशा, राइट। हाँ, वैसे भारत की 3 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों के नाम बता सकते हो क्या आप? सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, सबसे पहले नंबर पर आती है IOCL, दूसरे पर आएगी HPCL और तीसरे पर आ जाएगी BPCL। सारा ऑयल का मैक्सिमम रिफाइनरीज का बिजनेस इनके कब्जे में ही है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा पूरे भारत में जो तेल खनन की प्रक्रिया है, अलग अलग जगह से जो तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में अलग अलग जगह से, यानी अरब सागर से, बे ऑफ बंगाल से, आसाम के दिग्बोई से, जहां से भी तेल निकलता है, ये तेल निकालने वाली कंपनी कौन सी है? उस कंपनी का नाम है OIL, याद रखना। लेकिन ये कंपनी केवल ऑयल निकालती है और इन कंपनियों को बेच देती है। फिर ये कंपनियां पेट्रोल पंप खोल के बैठी हैं जहां से हम ऑयल खरीदते हैं। तो OIL का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर से एक बार, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इतनी बेसिक जानकारी आपको पूरी की पूरी समझ में आई या नहीं? क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। Which state government has announced Mahaparvana plan to attract fresh investment in industries? महापरवाना प्लान ये कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? ये स्कीम का नाम याद रखना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने ये महापरवाना प्लान लॉन्च किया है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या मतलब सहूलियतें दी जा रही है। सबसे पहली चीज, अगर आप 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाँ, तो आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस देने की बात की गई है। ये अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। दूसरा, आपका जितना पेपर वर्क है वो 48 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपको 10 बार इस IAS ऑफिसर के पास, उस IPS ऑफिसर के पास घूमने की जरूरत नहीं है। आपके काम 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसके वजह से बिजनेसमैन वैसे बहुत नाराज हो जाते हैं अगर ये टाइम पे ना हो तो। इसीलिए सरकारों ने बहुत अच्छे से सबक सीखा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है तो ये फालतू के लंबे लंबे प्रोसीजर्स को कम करना पड़ेगा, लंबे लंबे डॉक्यूमेंट साइन कराने बंद करने पड़ेंगे ताकि बिजनेसमैन अच्छे से अट्रैक्ट हो। ये काम नरेंद्र मोदी ने CM रहते हुए गुजरात में बहुत अच्छे से किया था दोस्तों। इसलिए आप जानते हैं
जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उन दिनों उनको गुजरात का सीईओ बोला जाता था एक जमाने में। आप जरूर चेक करिएगा, उन्होंने 200-250 पन्ने के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को घटा के सिर्फ 2 पन्ने का बना दिया था। तो बिजनेसमैन को उससे बहुत आसानी होती थी और बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। With which company Indian Railways has signed an MOU for video surveillance system work at 6049 stations? Okay, भारतीय रेलवे ने अभी अभी एक सर्विलांस सिस्टम तैयार किया है 6050 रेलवे स्टेशन पर। इसके लिए एमओयू साइन किया है किसके साथ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेलटेल के साथ। ओके, रेल टेलीकम्युनिकेशन, इट्स रेलटेल। ओके, हाँ। वैसे इंडियन रेलवेज के बारे में मुझे दो चीजें बता दीजिए यहाँ पर। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और भारतीय रेलवे के चेयरपर्सन कौन है? अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उनका नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। और भारतीय रेलवे में इस वक्त कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज के पास है, 12 लाख कर्मचारी, 1.2 मिलियन। कैन यू इमेजिन? ये दुनिया के टॉप 10 एम्प्लॉयर्स में से एक है इंडियन रेलवेज। वी आर प्राउड ऑफ इट। ओके, हाँ। इंडियन रेलवे की टैगलाइन कोई बता सकता है क्या मुझे? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडियन रेलवेज? बहुत प्यारी टैगलाइन है इनकी। इनकी टैगलाइन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ओके, राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑलराइट, आगे बढ़े। NCAER forecast India's GDP growth at dash in financial year 2021। पहले तो NCAER का फुल फॉर्म आपको बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। ये एक सेंटर है जहां पर ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्टिंग भी किया जाता है। तो उनका अनुमान क्या है? सही जवाब है 1.3%। उन्होंने अंदाजा लगाया कि भारतीय जीडीपी अगले साल 1.3% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। वैसे दोस्तों, जितना मैं समझ पा रहा हूं और बाजार में कंजम्पशन जितना अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या आप इसको लेकर स्केप्टिकल है? आपको लगता है ये कम होने वाला है? मुझे कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। हम इसके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी इससे ज्यादा होनी चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। What is the rank of India in accounting money in Swiss banks at the end of 2019? विदेश की एक बहुत बड़ी बैंक है, सबको पता है, स्विस बैंक। स्विस बैंक में अलग अलग देशों ने अपना पैसा जमा करके रखा है। तो भारत का नंबर उसमें कहां आता है? भारत का नंबर आता है 77th रैंक पर। सो वी आर एट 77th। ओके, असल में ये स्विस बैंक बड़ी बदनाम है क्योंकि सब ऐसा मानते हैं कि स्विस बैंक में दुनिया भर के सारे देश अपना काला धन यानी ब्लैक मनी रखते हैं। सच बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो सच है कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में हमसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करने वाले 76 देश और हैं दोस्तों। तो करप्शन के मामले में इंडिया अभी भी टॉप 10 में नहीं आ पाया है। अच्छी बात है, इसमें कोई गर्व नहीं है, राइट। आपको मैं अगर टोटल अमाउंट के हिसाब से बताऊं तो डू यू नो कितने प्रतिशत पैसा स्विस बैंक में भारतीयों का है? ना के बराबर यार, 0.06%। बस 0.06% का पैसा टोटल स्विस बैंक अकाउंट में भारतीयों का है, बाकी सब कुछ दूसरे कंट्रीज का है। आपको मैं बताऊं टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं इस लिस्ट में? दुनिया के 5 सबसे बड़े देश जो अपना सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में रखते हैं। पहले नंबर पर है यूके, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है WI वेस्ट इंडीज, चौथे नंबर पर है फ्रांस और पांचवें नंबर पर है HK हांगकांग, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हांगकांग वेस्ट इंडीज, बाप रे, ये इस लिस्ट में कहां से आया? अरे भैया, वेस्ट इंडीज में सारे अमेरिकी माफिया वालों का पैसा लगा हुआ है। वो तो एक नन्हा सा आइलैंड है ना जो अमेरिकन के कब्जे में है। और फिर उसके बाद है ये हांगकांग। हांगकांग तो पूरा चाइना के हिसाब से और चाइना के बिजनेसमैन का सारा काला पैसा हांगकांग में लगा हुआ है।
इसीलिए हांगकांग इस लिस्ट में है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखा जाए तो यूएस और चाइना ऐसा ही हिसाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which country Energia Space Corporation has announced plans to take first tourist on spacewalk in 2023? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इट्स रशिया। रशिया ने सबसे पहला स्पेस वॉक फॉर टूरिस्ट ये शुरू किया है 2023 में, ये होने वाला है। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा। आप जरा मुझे इस ऑप्शन में कैपिटल और करेंसी बता देंगे क्या? मजा आ जाएगा। कैपिटल, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और यूएस की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। राइट, हाँ। करेंसी बता दीजिए जरा। रशिया की क्या है? रूबल। जापान की क्या है? येन। चाइना की क्या है? रेनमेनबी। युआन नहीं, रेनमेनबी। युआन उसका यूनिट है, वो अलग है। और यूएसए डॉलर्स। राइट, सबको पता है। ऑल राइट, करेंसी और कैपिटल भी एग्जाम में आते रहती है, इसीलिए इसके तरफ भी आपकी नजर होनी चाहिए। आगे बढ़े। नंबर 12, नासा's हेडक्वार्टर बिल्डिंग विल बी नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियर? एक महिला इंजीनियर रही जो कि अश्वेत नागरिक थी, यानी ब्लैक थी, और वो भारत नहीं, सॉरी, अमेरिका नहीं, दुनिया की सबसे पहली फीमेल इंजीनियर बनी जो कि ब्लैक थी। उन्होंने नासा में 34 साल तक अपनी सेवाएं दी और काफी शानदार होनहार इंजीनियर रही। 83 वर्ष की उम्र में 2005 में उनकी मृत्यु हुई और अब नासा ने फाइनली उनकी कदर करते हुए नासा के हेडक्वार्टर का नाम उनके नाम से रखा है। राइट, उनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। द राइट आंसर इज मैरी डब्ल्यू जैक्सन। दोस्तों, आप मुझे एक बात जरूर बताना, क्या आपको रियल हीरोज, असली जिंदगी के हीरोज पसंद है? अगर पसंद है तो इस लेडी के बारे में और आपके विचार और आपके सम्मान के शब्द मुझे जरूर कमेंट थ्रेड में मिलने चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं ये कौन है। शी इज मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये दुनिया की पहली अश्वेत महिला है जो इंजीनियर बनी है, फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर। 1958 में ये बनी थी और 34 साल इन्होंने नासा में सेवा दी है। राइट, अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आज इस लेडी के लिए हम कम से कम अपना डीपी तो चेंज कर ही सकते हैं। वेल, ये जस्ट एक सजेशन है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Who is the head of the committee formed by National Green Tribunal to investigate Assam gas leak? आसाम गैस लीक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीपी काताकी। राइट, हाँ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है दोस्तों? जितने भी पर्यावरण संबंधित मामले हैं वो भारत में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में सुलझाए जाते हैं। एक बार इस बात को ढंग से अपने दिमाग में बिठा लो। जितने भी पर्यावरण संबंधित मामले हैं वो भारत में कहाँ निपटाए जाते हैं? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। ये भारत का पर्यावरण संबंधित सबसे बड़ा कोर्ट है। राइट, और इस कोर्ट के चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम भी जरा याद रखना, कभी इनके बारे में पेपर में आएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कौन है। इनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ऑलराइट, एनजीटी के चेयरपर्सन। आगे बढ़े। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। एमएसएमई शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा? एमएसएमई। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 27 जून को मनाया जाता है। ऑलराइट, हाँ। अब 3 जानकारियां जरा एमएसएमई से रिलेटेड मुझे दे देना। सबसे पहले तो भारत में एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई के मिनिस्टर हैं हमारे नागपुर के नितिन गडकरी साहब। दूसरा, एमएसएमई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीसी सारंगी। पीसी सारंगी, प्रताप चंद्र सारंगी, ऐसा इनका पूरा नाम है।
और एमएसएमई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ऑफ कोर्स नई दिल्ली में। ऑलराइट, याद रहेगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। इंश्योरेंस अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जून को, 2 दिन पहले ही हुआ, 28 जून को, राइट। हाँ, इंश्योरेंस में भारत की रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताइए। तो जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं, बच्चे क्या बोलते हैं पता है? एलआईसी। अरे भैया, एलआईसी कोई रेगुलेटरी बॉडी थोड़ी ना है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सरकार की, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं पूछ रहा हूं रेगुलेटरी बॉडी कौन सी? इंश्योरेंस की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, और चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया, राइट, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? सही जवाब है यूनाइटेड हेल्थ एंड एक्सा ग्रुप। यूनाइटेड हेल्थ एंड एक्सा ग्रुप, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है फ्रॉम अमेरिका। ऑलराइट, याद रखिएगा, ये एक्सा की ही पार्टनरशिप हुई थी इंडिया में और बना था भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसीवर चिप नेम्ड ध्रुव has been developed by which institution to help in finding locations and route accurately? ध्रुव नाम का एक नया चिप बनाया गया है जिससे कि लोकेशंस और रूट्स आपको एक्यूरेटली पता चल सके, एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया है। सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने ये रिसर्च किया है। भारत में आईआईटीज ऐसे बहुत से अलग अलग रिसर्च करते ही रहते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि अब बहुत सी काम की चीजें निकल के आ रही है जो एक जन सामान्य के लिए बहुत 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 लाभकारी हैं। आपको पता है, आईआईटी मद्रास वालों ने एक व्हील चेयर बनाई है दिव्यांगों के लिए। एक ऐसी चेयर है जिस चेयर के साथ ये लोग खड़े हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? ये चेयर पूरी की पूरी आपको स्पाइनल कॉर्ड से सीधा अलाउ करती है कि आप खड़े हो सके, लिफ्ट का बटन चालू कर सके और बहुत इजीली खुद को मूव कर सके। दिस इज अमेजिंग। बहुत ही क्रांतिकारी डेवलपमेंट आईआईटीज में होते जा रहे हैं। आईआईटियंस, वी आर प्राउड ऑफ यू ऑन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो कि आम इंसान के काम के हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, which Indian state has recently launched a first of its kind scheme named गोधन न्याय योजना to procure cow dung at fixed rate? जितने भी ऐसे ग्वाले हैं जो कि गाय से संबंधित चीजों पर अपना बिजनेस चलाते हैं, दूध, काऊ डंग, इस तरह की चीजों के ऊपर, तो सरकार वो सारी चीजें खरीदती है। खरीदने को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोक्योरमेंट। तो वो प्रोक्योरमेंट फिक्स प्राइस पे किया जाएगा और उन सारे ही किसानों को, उन सारे ही ग्वालों को उसका न्याय मिलेगा। तो ये कि कौन से प्रदेश में ये स्कीम लाई गई है, गोधन न्याय योजना? ये लाई गई है भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भैया? सीएम बता दीजिए, अभी बोला मैंने, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, राइट। और चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है मिस अनुसुया उइके। अनुसुया उइके, राइट, ये है यहाँ की गवर्नर। ऑलराइट, तो यहां तक का सारा पार्ट कैसा क्लियर हो गया? सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? ऑलराइट दोस्तों, चले क्विकली आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, The YSR Kapu Nestham scheme has been launched for a period of how many years? YSR Kapu Nestham scheme, आपको याद है मैंने ये क्वेश्चन पिछले 1 या 2 लेक्चर पहले ही करवाया था। तो ये कितने साल के लिए लॉन्च की गई है? ये स्कीम लॉन्च की गई है 5 साल के लिए। एक बार चेक कर लें। यस, हाँ। अब जरा बात कर लेते हैं कापू नेस्तम, आपको याद दिला दे। वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम कहाँ लाई गई है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YSR JM रेड्डी, YSR जगन मोहन रेड्डी, और इसीलिए उनके नाम पर ही ये स्कीम है YSR कापू नेस्तम। और कापू क्या है? कापू एक प्रजाति है, कम्युनिटी है
कापू प्रजाति की महिलाओं के लिए ये स्कीम लाई गई है, बिजनेस रिलेटेड स्कीम है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई आपको। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट दैट विल बी लेंट एज लोन यूजिंग नेवी लेंडिंग ऐप। नेवी लेंडिंग ऐप की मदद से आपको कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है? सही जवाब है 5 लाख। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पर एक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों, ये जो नेवी लेंडिंग ऐप नई ऐप आई है ना, ये ऐप फ्लिपकार्ट के मालिक ने लाई है। फ्लिपकार्ट के जो मालिक है ना, सचिन बंसल साहब का नया स्टार्टअप आया है और उस स्टार्टअप का नाम है नेवी लेंडिंग ऐप। और इसमें वो इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या इमरजेंसी लोन? एजुकेशन रिलेटेड लोन दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड लोन दे रहे हैं, या कोई और इमरजेंसी के लिए लोन दिया जा रहा है। तो लोन की रकम कितनी? 5 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा। ये है ये पूरी की पूरी स्कीम। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। 20. Who chaired the empowered group which formulated the behavior change campaign navigating the new normal launched by नीति आयोग? दोस्तों, जो सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया था, उसका आंसर नीति आयोग था। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो जो न्यू नॉर्मल लॉन्च किया गया है, उस कमिटी के, उस कैंपेन के अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो उसके अध्यक्ष है। अब आप ही बताइए कौन है सीईओ? राजीव कुमार है या अमिताभ कांत है? सही जवाब है अमिताभ कांत। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि राजीव कुमार क्या है? राजीव कुमार तो वाइस चेयरमैन है। राइट, ओके, और चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। बाकी ऑप्शन नंबर बी और डी ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो नीति आयोग से उनका कोई संबंध नहीं। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? हाँ, कल मैंने आपको ये भी पूछा था, एक दिन बताया था सॉरी, कि अमिताभ कांत ने एक और चीज शुरू की है भारत में। कौन सी? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, भारत में जो मेक इन इंडिया मुहिम चल रही है, जिसमें शेर जो है वो उसका लोगो है, वो मेक इन इंडिया के जनक अमिताभ कांत साहब ही हैं। याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच वाज द grant how much amount was granted by central government as emergency fund to armed forces for war preparedness? आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आर्मी के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए के आसपास, चंद करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट निकाल के रखा गया है अलग से, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में हथियार खरीद सके और अपने निर्णय ले सके। ये जब लद्दाख में चाइना के साथ हमारे पंगे हुए, उसके बाद सरकार ने ऐलान किया था। तो सरकार ने आर्मी के लिए 500 करोड़ रुपए का एक प्रावधान रखा है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी को किसी भी प्रकार के हथियार या कोई भी दूसरी सुविधा चाहिए, 500 करोड़ रुपए का बजट उनके लिए सैंक्शन किया गया है। जरा दो लोगों के नाम बता देना मुझे यहाँ पर। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है और भारत के सीडीएस कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ओके, और सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है नारावने, मिस्टर नारावने। ऑलराइट, ये इससे पहले क्या हुआ करते थे? ये इससे पहले आर्मी के चीफ थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड 4125 crore टू विच स्टेट फॉर रिजुविनेटिंग द स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्री सेक्टर? ऑलराइट, ये कौन से जगह पर शुरू किया गया है? 4125 करोड़ रुपए का अलोकेशन ये दिया गया है तमिलनाडु में। ऑलराइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम बता दीजिएगा, कंफर्टेबली आगे बढ़ सकेंगे हम। सीएम साहब है ईडापल्ली पलनीस्वामी, ईडापल्ली पलनीस्वामी। और गवर्नर कौन है वहां के? गवर्नर साहब का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ऑलराइट, ये याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तिलारी फॉरेस्ट एरिया विच वाज डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेटिव रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तिलारी फॉरेस्ट एरिया कौन से जगह पर बसा हुआ है? तिलारी फॉरेस्ट एरिया दरअसल ये भारत का ये वाला जो पार्ट है ना, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बाजू में गोवा, और गोवा के बाजू में से फिर ये कर्नाटक ऐसे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पूरे पोर्शन में, सॉरी माफ करना, ये नीचे के ये पोर्शन में यहाँ पर आता है तिलारी फॉरेस्ट। तो ये
गोवा और महाराष्ट्र में मूलतः पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑलराइट, याद रहेगा आपको। हाँ, इट्स महाराष्ट्र। Then next question number 24 पे चले। यूनियन कैबिनेट has approved creation of which body to provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure? The right answer is option number D, in space. All right, it's in space. Clear है? चेक कर ले एक बार आंसर। Yes, that's right. Okay, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। What will be India's per capita income during financial year 2020-21 as per SBI रिपोर्ट? SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने वाली है 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.43 लाख। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखना। तो एक आदमी एक साल में कितना कमा लेगा भारत में? एवरेज 1.43 लाख, यानी समझ लीजिए 1.5 लाख। तो पर मंथ कितना हो जाता है ये? 12,000 रुपए पर मंथ के आसपास की इनकम। 12,000 पर मंथ के आसपास की इनकम। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? सो फाइन दोस्तों, ये था 25 क्वेश्चंस का आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी जानकारी, काफी कुछ समझ में आया। कमेंट थ्रेड में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ यू लाइक इट। बहुत जल्दी इन सारी चीजों को हम एक नए सिरे से, एक नए अंदाज में भी शुरू करने वाले हैं, इसीलिए ज्ञानबाजी के साथ बने रहिएगा। और आज के वीडियो की पीडीएफ ज्ञानबाजी टेलीग्राम ग्रुप से लेना बिल्कुल मत भूलिए। सारी पीडीएफ अपने पास रखिए ताकि एग्जाम के पहले आपकी तैयारी कंप्लीटली ढंग से हो सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9168880475। इसके ऊपर आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। अन्यथा कमेंट्स थ्रेड में, यूट्यूब सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।